चलिए, गुड इवनिंग अगेन। हमारा जो मैराथन प्रयास है सीआईबी को क्लियर करने का, वो बदस्तूर जारी है। कंटिन्यूअस क्लासेस कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे साथ कर लीजिए, क्योंकि स्टडी जितना करके जाएंगे कुछ तो फर्क पड़ेगा वहाँ पर। और जो आज लेक्चर होना है वो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे होना है। मेरे जूम वाले स्टूडेंट्स ने पूछा था कि एचआर होना है क्या, तो अभी मैंने शेड्यूल देखा। एक्चुअली शेड्यूल पहले से क्रिएट था वो, तो उसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बदल पाएंगे। एचआर कल से है, कल मीन्स ट्यूसडे से है, ठीक है। तो अभी हम थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, एबीएम का टॉपिक है। और अगर बाई चांस किसी ने वो कर रखा है तो जितने भी लोग हैं जल्दी से आ जाइए, बैठ जाइए। खाना वगैरह तो आपने खा ही लिया होगा। यूनिट नंबर 4 है ना, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, यस सर। यूनिट नंबर 4 करेंगे। और अच्छा टॉपिक है। क्लास में आपको अंडरस्टैंडिंग सर ठीक यूनिट बनी। नंबर 3 का करवाना था सर, आज तो शायद 3:30 से। 3 कौन सी यूनिट है? सर मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ देखो आप जरा, जो थंबनेल बना हुआ है। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट लिखा है सर उसमें। हाँ, तो थंबनेल के अकॉर्डिंग हो। और शायद उसमें उसमें लिखा हुआ भी थंबनेल वही है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। मनी सप्लाई वाला तो एक दिन क्लास में कराया नहीं था। करवा दिया सर एक बार तो, लेकिन अब थोड़ा रिवीजन हो जाता। चलो एबीएम करें, बीएफएम करें, फर्स्ट टाइम करें, सेकंड टाइम करें, न्यूमेरिकल करें। हाँ सर, हालत तो ऐसी लग रही है, क्या क्या इस करें। बार जो है नहीं 5 मार्क्स कम कर देने चाहिए थे उसमें, कि भाई 45 पे पास हो जाओ। सब जगह वेटेज मिला, लेकिन जो है आईआईबीएफ आपको कोई वेटेज नहीं दे रहा। ये भी सर, तो बोल बगैर रहा है एग्जाम पास कर देते तो हमारी नैया पार हो जाती। नहीं, सर वो तो नहीं कर आज पाएंगे। सर सब जगह वेटेज क्यों नहीं मिलेगा? साल भर तो बैंकर को छुट्टी नहीं मिला ना, साल भर तो बैंक करते ही रहे ये लोग तो, मतलब। चलो, बहुत बढ़िया। देख लीजिए, आ गए हैं सब लोग। तो अगर आ गए तो फिर हम लोग क्लास शुरू करें। 1-2 मिनट, 3-4 मिनट लग जाता है। हम तो आ गए हैं। मैं तो जाके खाना भी खाया। सर होटल से ये आप अकेले रहते हैं अभी अल्मोड़ा में? है। सर अल्मोड़ा में फैमिली साथ रह रही है, आप अकेले रह रहे हैं? अरे कहाँ फैमिली साथ रहती। बैंक वालों के साथ तो फैमिली वैसे ही साथ नहीं रहती। खाना खाने फिर नहीं सर रहती। होटल में जाना होगा। हाँ, होटल बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। खाना खा जाते हैं हम लोग। सर खाना तो बहुत टेस्टी मिलता है उत्तराखंड में, आया था पिछली बार। नहीं, खाना अच्छा मिलता है, कोई शक नहीं है हाँ इसमें। सर, खाना अल्मोड़ा का मिठाई 50-60 बहुत रुपए में फेमस है। आपको। अल्मोड़ा की मिठाई फेमस है। अगर किसी को चाहिए होगा तो मेरे को एड्रेस भेज देना, मैं भिजवा दूंगा। सर अल्मोड़ा की कहानी भी बहुत क्या फेमस है नाम सर, है अब्बू उसका? खा बाल की लस्सी मिठाई, वाली। बाल मिठाई या कुछ बोलता है ना। बाल मिठाई, बाल। हम्म। अब्बू खा की बकरी बहुत फेमस है सर अल्मोड़ा की। क्या चीज? अब्बू खा की बकरी चांदनी, अल्मोड़ा की कहानी थी सर हमारी हिंदी की क्लास में। अच्छा। हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल फॉर प्रोविजन एंड कंटिजेंसी रिजर्व इज 1.25% ऑफ RWA। विजय कुमार जी, ये न्यूमेरिकल हमने जो है कोर्स में डाला हुआ है, और जब हम बेसिल रिवाइज करेंगे तो हो सकता है कि हम इस चीज को टेकअप करें वहां पे। ठीक है। जो प्रोविजन होते हैं, आप लोगों को बता दूं, जूम वाले स्टूडेंट हैं, प्रोविजन कितने परसेंट तक हम ले सकते हैं? आंसर कर सकते हैं? 1.25 कैपिटल में 1.25% ऑफ RWA। यस सर। उससे ज्यादा की कैपिटल हम लोग, वो उससे ज्यादा का प्रोविजन हम लोग नहीं ले पाते। किस चीज में? टीयर 1 में लेते हैं, टीयर 2 में लेते हैं? टीयर 2 में 1.25% मैक्सिमम ले पाते हैं। ठीक है। चलो, अभी लोग आ गए हैं, लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते।
विजय कुमार जी, इस चीज को कभी हम और वो कर सकते हैं, क्योंकि आज का एजेंडा हमारा है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आपको, जो पहली बात मैं एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ये इकोनॉमिक्स में किसने डिवाइस किया था, किसने इसकी स्टडी करी थी, और क्या ये मैक्रो में आता है, क्या ये माइक्रो में आता है? जेम केन्स किया था सर। जेम कीन्स ने किया था, और ये मैक्रो इकोनॉमिक का मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है। ठीक है, तो अब जेम कीन्स का नाम आ गया है तो जरूर इस चैप्टर में कहीं आएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। और अच्छा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट इसमें एसेस नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट अगर ठीक होता है, बैंक वालों कॉन्सेप्ट ऐसे ठीक होता है, तो इस टॉपिक को आप कर सकते हैं इजली। ठीक, चलिए, तो CIB का, ABM का, A मॉड्यूल का 4th टॉपिक थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इसमें 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल A 15 से 20 मार्क्स दे सकता है, और मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है मॉड्यूल A में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए आप। उसका रीजन है, कई सारे टॉपिक तो 3-3 पेज के हैं, और अगर बड़े न्यूमेरिकल की बात करें, बजट और GDP और आपका M1 M2, 3 बड़े न्यूमेरिकल, यानी जिसको केस स्टडी बोलते हैं आप लोग, प्लस 1-1 मार्क्स के छोटे छोटे न्यूमेरिकल और थ्योरी का पार्ट, तो 15 से 20 मार्क्स ये दे सकता है। और सॉलिड 15 से 20 मार्क्स बहुत हेल्प करते हैं आपको एक एग्जाम को क्वालिफाई करने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इंटरेस्ट क्या है सबसे पहले। तो इंटरेस्ट क्या होता है? रेंट होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? रेंट। इंटरेस्ट को आप माने रेंट, और रेंट ऑफ किसका होता है? मनी, रेंट ऑफ मनी। तो क्या बोलता है? इंटरेस्ट इज पेमेंट मेड बाय ए बोरोवर यूज ऑफ सम ऑफ मनी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप हाउस यूज करते हैं, और इसमें 1 ऑफ 4 टाइप ऑफ इनकम, जो 4 टाइप की इनकम है उसमें से एक इनकम आपकी इंटरेस्ट की भी होती है। ठीक है, क्लियर है? अब वो क्या है, अदर कौन कौन सी हैं? रेंट से अर्न करना, वेजेस से अर्न करना, प्रॉफिट से अर्न करना, और दूसरा ये इंटरेस्ट से अर्न करना। तो इंटरेस्ट जो पार्ट है वो आपके इन्वेस्टमेंट से प्रोड्यूस होता है, रेंट आपका प्रॉपर्टी से, अगर आपका प्रॉपर्टी है तो आपको रेंटल इनकम आ सकती है, वेजेस आपकी लेबर या स्किल से होता है। ठीक है, प्रॉफिट आपका जब आप कैपिटल लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये 4 टाइप की इनकम होती है। आउट ऑफ दिस 4 टाइप, इंटरेस्ट एक इनकम है, उसके बारे में 3 एलिमेंट होते हैं इसमें। कैन बी, इंटरेस्ट के 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से? पेमेंट फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन मेकिंग द लोन। जब आप किसी को लोन दे रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं, उस रिस्क इन्वॉल्वमेंट का पेमेंट है वो। ठीक है, ज्यादा रिस्क लेंगे ज्यादा पेमेंट आएगा। पेमेंट फॉर द ट्रबल इन्वॉल्व, आपको ये सब लोन देने में, प्रोसेस करने में, रिकवरी करने में कुछ दिक्कतें होती हैं। ठीक है, प्योर इंटरेस्ट दैट इज अ पेमेंट ऑफ द सम ऑफ। तो 3 पार्ट में क्या बोला कि भैया आप लोग तो बस इतना जानते हैं कि आपको मनी में क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। ठीक है, आप कहते हैं मनी में इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन आपको एक तरह से वो इंटरेस्ट तो मिल ही रहा, लेकिन वो आपका रिस्क इन्वॉल्वमेंट का प्राइस भी मिल रहा है, और आपका ट्रबल का प्राइस भी मिल रहा है। 3 चीज को अगर ऐड करते हैं तब जाके वो इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में इंटरेस्ट हमारे लिए मनी का वो, लेकिन उसमें आपकी सैलरी, वेजेस, रिस्क सब इन्वॉल्व होता है। एट एनी पर्टिकुलर टाइम देयर इज ए प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई हर समय पर आज का रेट अलग होगा, कल का अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन बिटवीन डे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, विच में रिगार्ड
एज ए प्राइस डिटरमाइंड लाइक अदर प्राइस ऑफ मार्केट। तो जैसे कमोडिटी का प्राइस होता है ऐसे लोन लेने का प्राइस इज इंटरेस्ट बाय द डिमांड टू बोरो, बाय द डिमांड, जैसे बोरो की डिमांड होगी बोरोवर की इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। तो वहां पर हमारे को गुड्स की सप्लाई हो रही थी, यहाँ पर फंड की सप्लाई हो रही है, ठीक है। वहां पर हमारे परचेजर की डिमांड थी, यहाँ पर बोरोवर की डिमांड है। तो ये दो चीजें हो गई, यानी डिमांड ऑफ बोरोवर, ठीक है, और सप्लाई ऑफ फंड। वहां पे सप्लाई ऑफ क्या होता है, गुड्स, ठीक है, और डिमांड ऑफ क्या होता है, गुड्स, ठीक है। दिस इज प्योर इंटरेस्ट। डिफरेंस in the rate of interest on different loan made during the same period of time must therefore be due to difference in the risk and trouble। तो मनी का रिटर्न, प्योर रिटर्न तो इंटरेस्ट हुआ, लेकिन उसके साथ आप उस इंटरेस्ट को प्रीमियम करते हैं। क्या दो कॉस्ट जोड़ते हैं, रिस्क की और ट्रबल की कॉस्ट जोड़ के, तब आप बोलते हैं कि लोन का रेट ये है, उसको हम रेट ऑफ लोन बोल देते हैं। Thus, the rate of interest charged by the money lender as an unsecured loan will be the higher than the rate of charge of secured loan। ठीक है, जिसमें satisfactory collateral security है उसका रेट कम होगा क्योंकि रिस्क उसमें कम होता है। Similarly, the government has generally offered a higher rate of interest on long term than the short term। तो अगर लॉन्ग टर्म में हायर क्यों करती है, क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट पढ़ा हमने, अब इंटरेस्ट की थ्योरी है, इंटरेस्ट की थ्योरी है। एक थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, एक थ्योरी है क्लासिकल की थ्योरी। इट इज नोन एज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। क्योंकि इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं हम किससे शुरू करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई से शुरू करते हैं। इट वाज प्रोपाउंडेड बाय द इकोनॉमिस्ट मार्शल एंड फिशर। तो ये ध्यान, ये हर एक पॉइंट आपका क्वेश्चन है, वहां पर आपको कोई एमसीक्यू नहीं करना है, आपको यहां कंसंट्रेट करना है, ठीक है। अब एमसीक्यू आप 100 करते हैं, उसमें से 60 में क्या करते हैं आप बताओ जो जरा, जब आप 100 एमसीक्यू करते हैं 60 में क्या करते हैं आप, तुक्का नहीं मार आंसर कर पा रहे, गेस करते हैं, गेस। गैस करते हैं, ठीक है। तो उस गैस में से 25% सही हो जाते हैं, तो आपको लगता है आपको इतना आता है। वही क्वेश्चन जब 6 महीने बाद करते हैं तो दूसरा ऑप्शन लगा देते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि थ्योरी को अच्छा कीजिए, आप 5 बार इसको रिपीट कर लीजिए, वो ज्यादा बेनिफिट करेगा बजाय एमसीक्यू के, ठीक है। तो कौन आया यहाँ पे, दो बातें आई कि क्लासिकल थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। क्लासिकल का मतलब ट्रेडिशनल भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी है जिसमें डिमांड सप्लाई की थ्योरी है, और मार्शल एंड फिशर ने इसको प्रोपॉइंट किया था, यानी उन्होंने इसको ये स्टडी किया था या उन्होंने उसको बारे में कहा था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। अब देखो, अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइसेस, तो सेम उसी तरह से यहां पे सेविंग की डिमांड एंड सप्लाई। तो सेविंग का ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर है सेविंग आप कितनी कर रहे हैं, और आपने ऐसी एक डिमांड का कर्व बना दिया, एक सप्लाई का, जहां पर आपकी सेविंग बिल्कुल भी सरप्लस नहीं बच रही, और बैंक में वो बोर्ड नहीं लगा है कि आइए जमा कीजिए, आपके पास है भी नहीं, बैंक मांग भी नहीं रहा। इट मींस वो रेट आपका इक्विलिब्रियम रेट यानी कि रेट का प्राइस होता है। तो थ्योरी वही यूज हो रही है डिमांड सप्लाई की। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मेंटेन दैट इंटरेस्ट इज ए प्राइस पेड फॉर द सप्लाई ऑफ सेविंग्स टू मीट द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। सप्लाई ऑफ सेविंग्स जो होती है सरप्लस वाला करता है, और डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफिसिट वाला करता है। यानी बैंक को जब पैसा चाहिए होता है
तो वो इन्वेस्टमेंट मांगता है, और जिसके पास सरप्लस होता है वो सप्लाई ऑफ सेविंग करता है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय एनालाइजिंग द रियल फैक्टर लाइक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दो फैक्टर्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट से डिसाइड होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट थ्योरी आएगी वो इसमें कुछ और एडिशन कर देगी। ये तो बेसिक थ्योरी है ना, डिमांड फॉर सेविंग। डिमांड फॉर सेविंग कम्स फ्रॉम द इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एक्टिविटी। The demand for investment is high when the capital as a factor of production gives high return। यानी पैसा लगाने से ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो आपके इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज्यादा होगी, लोग लगाएंगे, ठीक है। आज के सिनेरियो में क्या है, कुछ बताएंगे? आज के सिनेरियो में जो डिमांड, जो इन्वेस्टमेंट है, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, वो हाई है या लो है? हाई है सर। हाई है, क्योंकि सेविंग बैंक एफडी से अच्छा रेट अगर वो 8, 9, 10% भी देता है तो बहुत है। हाउएवर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कीप्स डिक्रीजिंग विद मोर एंड मोर डोजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। तो अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कि सपोज कीजिए कि 10 ईयर में आपको 8% मिल रहा रेट, 12 ईयर में 10% मिल रहा है, और 14 ईयर में 11% मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। मीन्स उसका पेस जो है इक्वल नहीं रहता। एवरी जो एक्शन आप ऐड करते हैं उसमें रिटर्न उसी रेट से नहीं मिल रहा। ऐसे ही आपके प्रोडक्शन में होता है। जो फायदा आप 2 कार को सेल करने में कमा रहे थे वो फायदा आप 3, 4, 5, अब 3, 4, 5 में जो डिफरेंस है हर एक में 20,000 नहीं होगा। पहले में 20,000 होगा, 4th कार में 15,000 होगा, 5th कार में 14,000 होगा, 6th कार में 12,000। तो मार्जिनल जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपका वो पर कैपिटा जो रिटर्न है वो कम होता जाता है एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। और ये क्यों होता है कि जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो रिटर्न कम होता है। एज वन हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी, it is beneficial to borrow money only if marginal productivity of capital is more than the interest paid। तो marginal productivity अगर ज्यादा होगी तभी आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। There will be equilibrium at point where the marginal productivity of capital equals to the rate of interest। तो इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ होगा, जहां पे प्रोडक्टिविटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होगी। तो यहां बात आई डिमांड फॉर सेविंग। तो डिमांड फॉर सेविंग तभी होगी जब कैपिटल से अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। अब आए सप्लाई ऑफ सेविंग। तो जो लोग सप्लाई ऑफ सेविंग करते हैं वो क्या करेंगे, कम्स फ्रॉम द सेविंग ऑफ दोज हु हैव द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। भाई जिसके पास भी एक्सपेंसेस जो है इनकम से कम है तो बाकी जो मनी है वो सरप्लस है। सेविंग डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर लाइक कैपेसिटी टू सेव, विलिंगनेस टू सेव, ये भी है। कैपेसिटी मेरी है 10,000 रुपये महीना सेव करने की, सेव करने का मनी 10,000 भी खर्च कर देते, और इनकम लेवल, तीनों चीजें। तो सेविंग डिपेंड्स किस पे होती है, 3 फैक्टर कौन कौन से हो गए, कैपेसिटी टू सेव, विलिंगनेस टू सेव और इनकम लेवल। बट द इंटरेस्ट रेट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेविंग। अभी मान लिया इंटरेस्ट रेट 20% पर एनम हो जाए तो आपकी विलिंगनेस बढ़ जाएगी और कैपेसिटी भी आप कोई और खर्चे कम करके बढ़ा लेंगे, ठीक है। इनकम लेवल तो एक फैक्टर, तो 4 फैक्टर हो गए। पीपल सेव मनी इफ द गेट बेनिफिट ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द अदर हैंड पीपल सेव लेस तो जब लो होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। दोनों चीजों की सप्लाई
और डिमांड सेविंग की डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होगा। हमने थोड़ा सा पहले बोल दिया था, क्या बोलता, फॉर ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम द सप्लाई ऑफ सेविंग इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट, बट दिस इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस द डिमांड फॉर सेविंग। वही दोनों रिवर्स हो गए, विच इज फॉर द इन्वेस्टमेंट। दिस डिक्रीजेस द डिमांड रिजल्ट इन इंटरेस्ट रेट गोइंग डाउन। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट गोइंग डाउन होते हैं तो डिमांड में डिक्रीज होती है, विच इन टर्न रिड्यूस द सप्लाई। तो दोनों सिंपल को फिनोमेना है दैट इंटरेस्ट रेट एट विच द डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल इज द इक्विलिब्रियम ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, वहां पर जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है उसको हम इंटरेस्ट रेट नाम बोल के क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, जब हम गुड्स की डिमांड और गुड्स की सप्लाई के कर्व बनाते हैं, लेकिन जब हम मनी की बात करते हैं, इसकी सेविंग्स की बात करते हैं, तो उसमें हम इंटरेस्ट रेट के नाम से जानते हैं। फॉर ए डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम देयर विल बी डिफरेंट इक्विलिब्रियम। जैसे हमने सप्लाई कर्व पढ़े थे, शिफ्ट ऑफ कर्व पढ़े थे, ऐसे ही इसमें भी डिमांड और सप्लाई के कर्व बढ़ते हैं। अब आए हमारे कीन्स साहब, कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्होंने अपनी एक थ्योरी की। पहली कौन सी थ्योरी पढ़ी हमने, जरा रिवाइज करें, जरा आप बताएं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। मेरा माइक हट गया था, दोबारा बोलिए जरा। क्लासिकल थ्योरी। मार्शल और फिशर की क्लासिकल थ्योरी, जिसमें इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने के लिए सेविंग की डिमांड और सेविंग की सप्लाई एक फैक्टर के रूप में ग्राफिंग पैटर्न से निकालते हैं। ठीक है, अब कीन्स आए। कीन इन हिज इपॉक मेकिंग बुक, तो आपने एक बुक हमने पेपर 1 में पढ़ी थी, वो कौन सी बुक थी, उसका आंसर दीजिए, वो भी क्वेश्चन में आता है आपके। द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। लेकिन लिखी किसने थी वो? एडम मार्शल स्मिथ। ने सर। मार्शल दो ने आंसर सर, आ गए, देख मार्शल ने सर। नहीं, मैंने वेल्थ पूछा एडम वेल्थ स्मिथ। ऑफ नेशन। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है भाई। एडम स्मिथ। वेलफेयर, WELFA, वेलफेयर नहीं, सॉरी, वेल्थ उनकी थी, वेल्थ डेफिशिएंसी थी, एडम स्मिथ। ठीक है, तो अब उन्होंने एक और, सॉरी, ये दूसरे कीन्स आ गए। कीन्स ने इंटरेस्ट पे बुक ली, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसका एक सिंपल हो गया। जेम्स कीन्स गिव ए न्यू व्यू ऑफ इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू हिम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना and determined by the money supply and demand for money और डिमांड सप्लाई ऑफ मनी। यानी सेविंग वाला कंपोनेंट हटा दिया इन्होंने, सेविंग वाला कंपोनेंट इन्होंने हटा दिया। उन्होंने कहा मनी की डिमांड कितनी है, मनी की सप्लाई कितनी है। द थ्योरी नोन एज द, देखो इसको समझो जरा, जो क्लासिकल थ्योरी में वहां मनी की जगह कौन सा वर्ड यूज किया था? सेविंग। सेविंग, डिमांड फॉर सेविंग, सप्लाई फॉर सेविंग। इन्होंने क्या यूज किया है? मनी। मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी डिसाइड करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि पुरानी थ्योरी कहती थी कि आपके पास कितना सरप्लस है वो डिसाइड करेगा। और इनकी थ्योरी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बोलते हैं, कि जो बंदा है वो अपने पैसे को कितनी लिक्विडिटी में रखना चाहता है, ये डिसाइड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है? द डिमांड फॉर मनी, यहाँ पे पहला वाला पार्ट आ गया, द डिमांड फॉर मनी इन टू एसेट इकोनॉमी। टू एसेट में क्या क्या बात होती है? एक होती है, टू एसेट में डायरेक्ट यहाँ आ रहा हूँ, money in the form of currency and current deposit in the bank which are no interest। या तो बंदा ऐसी जगह रखता है जहां उसे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, या तो कैश रख लेगा या करंट अकाउंट। दूसरी जगह वो
इंटरेस्ट टाइप के इंस्ट्रूमेंट यानी बॉन्ड टाइप के लॉन्ग टर्म में रखता है। एक तो शॉर्ट टर्म रखता है और एक लॉन्ग टर्म रखता है। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रखना, लॉन्ग टर्म में कौन रखेगा? जिसको लिक्विडिटी कैसी चाहिए? नहीं चाहिए जिसको लिक्विडिटी, नहीं चाहिए या लो शॉर्टर चाहिए? लिक्विडिटी लो चाहिए। और मोर लिक्विड वाला कहाँ रखेगा? घर में कैश रखेगा या क्या करेगा? घर में कैश रखेगा, सेविंग में रखेगा सर बैंक में। सेविंग में रखेगा, करंट अकाउंट में रखेगा। ठीक है, तो यहाँ एक करंट डिपॉजिट में आप सेविंग भी मान लो एक तरह से। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस आर इनवर्सली रिलेटेड। ये सेंटेंस जो है आप रट लें, बिल्कुल कहीं पर भी ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में। Important to note that rate of interest and bond prices are inversely related. Economic phenomena. When the bond prices goes up, rate of interest falls, or vice versa. उल्टा भी होता है। The demand for money by the people depends upon how they decide to balance their portfolio between money and bond. कि बंदा मनी का मतलब यहाँ समझ रहे हो? मनी का मतलब Cash. बताओ तो जरा। ये जो पहला वाला है डिपॉजिट या कैश लिक्विड में टाइप रखना का, था। हाँ, और बॉन्ड लॉन्ग टर्म वाला। द डिसीजन अबाउट टू पोर्टफोलियो बैलेंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर। तो यहाँ ये बोल रहा है कि मनी और बॉन्ड जो होता है उसके अपना पोर्टफोलियो बनाता है कि मुझे कहाँ ज्यादा रखना है, और ये डिसीजन कैसे लेता है? पोर्टफोलियो बनाने का डिसीजन कैसे लेता है? आप कॉमन सेंस से आप भी बता सकते हो। अगर आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लोगे, रिक्वायरमेंट है तो कम। और दूसरा, इनकम के हिसाब से आपकी इनकम का लेवल क्या है। फर्स्ट, हायर द लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम इन ए टू एसेट इकोनॉमी, समझ गए ना? एक मनी की और एक बॉन्ड की, दो एसेट रखना चाहता है इंसान। मोर द मनी पीपल वुड वांट टू होल्ड इन देयर पोर्टफोलियो। तो जब उसकी नॉमिनल इनकम ज्यादा होती है तो वो क्या करता है? मोर द मनी पीपल वुड वांट टू होल्ड इन देयर पोर्टफोलियो। ठीक है, दिस इज बिकॉज द ट्रांजेक्शन मोटिव अकॉर्डिंग टू विच एट ए हायर लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम द परचेजेस बाय द पीपल। इसका रीजन क्या होता है बेटा? यहां रख देना। चलिए, तो यहाँ पे पॉइंट ये बना था कि जो पोर्टफोलियो डिसाइड होता है, हायर लेवल वाला किस पोर्टफोलियो में ज्यादा रखता है? मनी वाले में। उसका रीजन बोला, द परचेज ऑफ द बाय द पीपल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और डेली लाइफ विल बी रिलेटिवली लार्जर। जैसे डेली के खर्चे बड़े ज्यादा होते हैं उससे। ठीक है, एक मजदूर आदमी सिर्फ उसका खाने में जो खर्चा होता है और कोई खर्चा नहीं होता उसका। ठीक है, लेकिन जिसको तनख्वाह ज्यादा होती है वो कपड़े भी ज्यादा चाहिए, उसे बच्चे जो है जोमेटो से ऑर्डर भी करेंगे, स्विगी से भी ऑर्डर करेंगे, तो उसके खर्चे भी ज्यादा होते हैं जिनकी इनकम रिलेटिवली हाई होती है, विच रिक्वायर मोर मनी टू कीप द ट्रांजेक्शन। यानी उसे क्या चाहिए ज्यादा? लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए तो हायर इनकम वाला कौन से एसेट में रखेगा उसको? मनी में। मनी। ठीक है, अब सेकंड देखो, द हायर द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट द लोअर ऑफ द डिमांड फॉर मनी एंड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव। अब बोला इसने कि द हायर द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हायर है, द लोअर द डिमांड फॉर मनी। क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं तो डिमांड कम होती है उसकी, कौन लेके उसका ब्याज कहाँ से दोगे आप? दिस इज फर्स्टली बिकॉज द हायर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लाइज ए हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर होल्डिंग मनी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी नॉमिनल रेट से ज्यादा होते हैं तो उसमें क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होल्डिंग मनी की ज्यादा होती है। अगर आपने कुछ मनी एक्स्ट्रा रख ली, ब्लॉक कर ली, तो आपने कुछ प्रॉफिट वेंचर को खो दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है उसमें। एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट
होल्डर ऑफ मनी कैन अर्न मोर इनकम बाय होल्डिंग बॉन्ड्स इंस्टीड ऑफ मनी। तो दूसरी में बात में बोलता है, पहले में तो बोला उसका लेवल, इनकम का लेवल, दूसरे में बोला उसका बाजार का रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका उसके पास कितनी मनी है वो, दूसरे में बोला कि बाजार में रेट कैसे हैं। तो अगर हायर रेट होंगे तब वो कहाँ जाएगा, मनी में ना लगा के कहाँ जाएगा, बॉन्ड्स में। क्योंकि जो हायर इनकम वाले लोग होते हैं उन्हें 2% से कोई फर्क नहीं पड़ता, 4% से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ऐड लगा दो 9% तो जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके पास खास कर से वो लोग जिनकी सैलरी 1.5 या 2 लाख रुपए पर मंथ होती है, उनकी बात कर रहे हैं। सेकेंडली, इफ द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू द फ्यूचर। तो कई बार क्या होता है, करंट रेट तो हायर है, फ्यूचर से अभी ज्यादा है, द पीपल वुड लाइक टू होल्ड मोर बॉन्ड एंड लेस मनी इन द, क्यों, क्योंकि अगर आप 10 साल के लिए आज ही कर लेंगे, आपको पता है कल रेट डाउन होने वाले हैं, तो आज ही आप हायर रेट पे बॉन्ड ले लेंगे टर्म में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द करंट रेट इज लोअर। ये जो एक एक लाइन में पढ़ रहा हूं ये क्वेश्चन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है वहां पे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि आंख और कान, नाक छोड़ दो, आंख और कान बिल्कुल स्क्रीन पे रखिए और माइंड को यूज कीजिए। इन अदर वर्ड, इफ द बॉन्ड्स प्राइसेस आर करेंटली हाई, तो पीपल क्या करेंगे कि अभी हाई है कल को डाउन हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, द पीपल विल बी रिलक्टेंट टू होल्ड लार्जर क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड्स। इफ द बॉन्ड, अच्छा एक चीज और चीज, ये स्टेटमेंट आपको कंट्रा नहीं लग रहा, कंट्रोल लग रहा है सर, लेकिन बॉन्ड के केस में सही है। हाँ ये बॉन्ड प्राइस है, यहाँ इंटरेस्ट रेट नहीं बोला, क्योंकि इन्वर्सली बॉन्ड रिलेटेड प्राइस, होता है। हाँ बॉन्ड प्राइस करेंटली हाई का मतलब इंटरेस्ट क्या है, लो। कम है, कम है। और कम होगा तो बॉन्ड में लगाना पसंद नहीं करेंगे, तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो इस वाले में तो उसने बोला इंटरेस्ट, तो इसलिए इंटरेस्ट हाई बोला उसमें, देखो उसने बोला हुआ है द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, अगर अभी का रेट हाई है, दूसरे में उसने बोल दिया बॉन्ड प्राइस, तो बॉन्ड प्राइस का मतलब रेट लो, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट फियर दैट बॉन्ड प्राइस वुड फॉल इन द करंट कॉजिंग कैपिटल लॉसेस टू देम। अब आ गया मनी डिमांड कर, भाई हमने ये तो पढ़ा है ना, डिमांड कर पढ़ा है ना, लेकिन वो किस चीज का डिमांड कर होता है, डिमांड सप्लाई का। क्वांटिटी क्वांटिटी गुड्स का सर। क्वांटिटी, गुड्स का क्वांटिटी ऑफ व्हाट, गुड्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स सर। गुड्स, वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स का है, ये क्वांटिटी ऑफ मनी का है, ठीक है। यहां पर आप जो क्यू लिख रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ किसकी, मनी, ठीक है। यहां पर क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट, वहां पे क्यू और पी रहता है, ठीक, प्राइस ऑफ। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ मनी इंटरेस्ट रेट में तय होती है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्राइस में तय होती है। इट फॉलो फ्रॉम अबव द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इंक्रीजेस विद द फॉल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब पहले हमने पढ़ लिया कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोला उसने, फॉल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड इंक्रीजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होने पर, है Can you repeat the bond price? वो ऊपर वाला, ठीक है, मैं Yes, sir. ठीक है। और आप लोग भी और सुन लीजिए कंसंट्रेट होकर, देखो पहले वाले में बोला इसने, इसको मैं येलो से बोल रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई, तो मैं यहां बना देता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, तो उस समय क्या कहना है कि बॉन्ड मोर,
सेकंड में बोला हुआ बॉन्ड प्राइस, और बॉन्ड प्राइस को इंटरेस्ट में अगर बोलते हैं तो उसे रिवर्स बोलते हैं। क्यों? सर इसने बोला इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो बॉन्ड लो होगा ना सर? बॉन्ड का प्राइस नहीं बोल रहे यहाँ पे, यहाँ बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है। वो कम होगा सर। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड में तो कुछ इनवर्सली वो है ना ये नहीं रिलेशन। नहीं, अब सुनो सुनो सुनो, हाँ ये जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ ये बॉन्ड का मतलब लॉन्ग टर्म वेंचर में है। ओके। बॉन्ड का मतलब यहाँ पर है एफडी टाइप की चीजों में, लॉन्ग टर्म की चीजों में। इसने जो बॉन्ड वर्ड किया है, बॉन्ड की जगह आप ऐसा समझो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कैसा करेंगे? ज्यादा करेंगे। ज्यादा करेंगे, हाई करेंगे। और यहाँ पे इसको ये बार बार समझाने का मतलब ये, यहाँ कहता है बॉन्ड प्राइसेस आर करंटली क्या? हाई हाई। हाई। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो। लो लो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब लो होता है, उस कंडीशन में लोग क्या करेंगे? रिलक्टेंट हो जाएंगे, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? कम करेंगे। कम करेंगे। कम तो ये करेंगे। जो बॉन्ड प्राइस है, ये बॉन्ड प्राइस हाई लिखा है, लेकिन जब हम उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब वो लो है। मैं सर मैं बताऊं जितना मुझे आता है, आता नहीं है मुझे, मतलब पढ़ के आपसे सीखा है ये कि ये दोनों अपोजिट हो जाए। जैसे इंटरेस्ट रेट हाई होगी ना तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी, क्योंकि लोग एफडी में उधर पैसा लगाएंगे, बॉन्ड में नहीं लगाएंगे। मतलब बॉन्ड है चलो, ना। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत, मैं आप ही की बात दोबारा बोल रहा हूँ। अच्छा बताओ, बॉन्ड प्राइस हाई होंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कम होगी सर। कम होगी। तो वो वही हाँ। तो कर रहा हूं मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या लिख रहा हूं? डाउन कम। लिख रहा हूं, हाँ कम लिख रहा हूं। तो इससे आसानी से समझ जाएंगे आप कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज थोड़ा कम है तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा? वो भी कम होगा। किसमें? बॉन्ड का मतलब यहां पे लॉन्ग टर्म, बॉन्ड का मतलब लॉन्ग टर्म से मतलब, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब बात आ रही है यहाँ पे मनी के कर्व की। तो इसने बोला कि इट फॉलो द अबाउ दैट क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इंक्रीजेस विद द फॉल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां पे एक बात देखने कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो लोग मनी मांगने लग जाते हैं। यानी बैंक में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो क्या करते हैं लोग? पैसा निकाल लेते हैं। कहता 3% तो मिल रहा है, मत मिले, लिक्विडिटी तो है मेरे पास, बैंक तो नहीं जाना पड़ेगा। पता लगा 3% इंटरेस्ट मिल रहा है और जिस दिन पैसे निकालना तो उस दिन पूरा दिन चला गया मेरा, तो मेरी एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपये होती है। मेरा जो मैंडे होता है वो 500 रुपये होता है, इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है 200 रुपये। अच्छा चलो इसी बात पे बताओ, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल को कल की क्लास से कोरिलेट कर सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कुछ, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए मुझे एक 1 डे पूरा वेस्ट करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक हाँ, रेट इकोनॉमिक रेट और फाइनेंशियल रेट। या तो मेरा पर डे का जो लॉस हो रहा है उसको भी मैं शामिल कर लूं अगर, तो वो इकोनॉमिक बन जाएगा। ठीक है। इट फॉलो फ्रॉम द अबव दैट क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इंक्रीज। तो ये बात क्लियर हो गई। और विद द इंक्रीज ऑफ लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम, दोनों बातें हैं। अब 2 फैक्टर आए यहां, ध्यान रखना। कौन कौन सा? एक तो आया फैक्टर कौन सा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक क्या आया? इनकम। उसके अकॉर्डिंग लोग मनी को होल्ड या इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो जरा मुझे बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाए तो मनी को इन्वेस्ट करेंगे या होल्ड करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। और मेरा इनकम लेवल बढ़ जाए तो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। नहीं, खर्च करेंगे सर, खर्च more करेंगे। money. हाँ, Money. होल्ड करेंगे।
होल्ड भैया करेंगे। डेली का खर्चा 20,000 रुपए का है हमारा, यही तो कीन्स ने बताया। कीन्स ने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही नहीं काम चलेगा, लोगों का इनकम लेवल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तब डिसाइड होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, वी कैन ड्रॉ ए मनी डिमांड कर्व शोइंग द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड एट वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें नीचे अभी एग्जांपल में आते हैं हम। एज डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड, ये तो पता ही है हमको कि डिमांड फॉर मनी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो डिमांड ज्यादा होगी। द मनी डिमांडेड कर्व एट गिवन लेवल ऑफ इनकम विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसमें फिगर देख लो जरा, तो ये तो हम लोगों का यूनिवर्सल हो गया है कि अगर बात हम डिमांड की करेंगे, डिमांड वाले कर्व की बात करेंगे, तो ऑलवेज कैसा होगा, वो स्लोपिंग होगा। डिमांड कर्व ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। और ये क्वांटिटी है, ये प्राइस ऑफ इंटरेस्ट है। वहां प्राइस ऑफ गुड्स होता था, वहां क्वांटिटी ऑफ सप्लाई होता था, वो गुड्स होता था। यहाँ पे मनी वर्सेस इंटरेस्ट है। तो ये दो बंदे हैं, एक के लिए ग्राफ डिमांड वाला ऐसा है, दूसरे के लिए ऐसा है। क्यों ऐसा है पता है, दोनों का क्या चेंज है, इनकम। इनकम चेंज है। और इनकम चेंज होते हुए क्या चीज चेंज हो गया उनका, डिमांड फॉर मनी। Demand for money. नो सही आंसर दीजिए। इनकम बनने से वो पैसा अपने पास इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट डिमांड। चलो इससे बताओ। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग, चलो अच्छा एक बात बताओ, हायर इनकम वाले क्या प्रेफरेंस करते हैं, क्या चाहते हैं, होल्ड, होल्डिंग मनी। होल्ड। होल्ड करने का उनका पर्पज क्या है, लिविंग स्टाइल ज्यादा हो जाता है सर, Spending purpose. स्पेंडिंग। स्पेंडिंग पर्पज। डेली और एक्सपेंसेस। स्पेंडिंग पर्पज होगा तो उन्हें क्या चाहिए, लिक्विडिटी। Liquid. हाँ लिक्विड अब आई बात, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। एलपी। उसने कहा कि लोगों की इनकम लेवल से डिफरेंट इनकम लेवल पे डिफरेंट लिक्विडिटी प्रेफरेंस होता है। मार्केट आपका कुछ भी कहता रहे, तो एक डिमांड कर्व दो डिफरेंट आदमियों के लिए डिफरेंट होता है, और वो डिपेंड करता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस इसमें से बताओ, एलपी वाला आदमी अमीर ज्यादा है या LP2 वाला, LP2 वाला सर, हम्म, LP2 वाला लग रहा है सर। LP2 वाला। अच्छा अभी देखते हैं, यहां देखो जरा, ये है क्वांटिटी ऑफ मनी। हम एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं और यहां पे लिखते हैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये इतनी मनी, इतनी मनी का मतलब ये है, और दूसरे वाले के लिए ये मनी है। ठीक है, तो किसको ज्यादा मनी चाहिए, सर दूसरे को, दूसरे को LP1 को। है, LP2 को लिक्विडिटी LP2 को प्रेफरेंस। चाहिए भैया, LP2 को। LP2 को मनी, ये मनी का मतलब, मनी का मतलब करंट मनी। ठीक है, LP2 को ज्यादा मनी चाहिए, तो ये ज्यादा इनकम वाला, हायर इनकम वाला है। 8% रेट है मार्केट में, लेकिन ये इस LP1 वाले से ज्यादा अपने आप में होल्ड कर रहा है, तो इसके लिए ये वैल्यू नहीं कर रहा, इसके लिए इसकी प्रेफरेंस वैल्यू कर रही। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा लग रहा है। तो एक बात ये तय हुई, कीन्स ने कौन सा फैक्टर ऐड कर दिया,
सप्लाई ऑफ मनी, कौन सा? सप्लाई ऑफ मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी डिसाइड करती है इंटरेस्ट के बारे में। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। तो जैसे हम लोग प्राइस का इक्विलिब्रियम कर रहे थे, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का। द रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर मनी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ये डिमांड फॉर मनी बाय हुम, जरा बताएंगे? सेल्फ। हाँ, इन्वेस्टर कंजम्पशन करता है, इन्वेस्टर की बात हो रही है। नॉमिनल इनकम ग्रुप की। जब वो नहीं, इनकम ग्रुप कोई भी हो सकता है, हाँ, वो तो दो बता दिए उसने। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो मनी ज्यादा होल्ड करता है। यहां पर भी देख लो आप, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हम इसको गरीब मान रहे हैं तो इतना मेंटेन कर रहा हो अपने पास, और जो अमीर है वो और ज्यादा मेंटेन कर रहा है। तो यहां पर द रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स इज डिटरमाइंड बाय डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि उसने पहले वो तो सप्लाई ऑफ मनी बोला, उसके बाद डिमांड फॉर मनी यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस को भी कंसीडर किया। द फैक्टर which determine the demand for supply has been explained above. The supply of money at given time is fixed by monetary authority. अब यहाँ पे एक बात आ गई कि सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है? जो गवर्नमेंट होती है, मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, वो सप्लाई ऑफ मनी करती है। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, आगे देखिए, एलपी इज the demand curve for money at a given level of nominal income। तो nominal income में LP बोल दिया उसने। MS, अब देखो MS is the money supply curve। MS नाम किसको दिया? money supply curve, which is a vertical straight line। तो ये जो एक हमारा ग्राफ बना था उसमें एक लाइन और आ गई, कौन सी दिख रही है? MS लाइन, मतलब तीसरा एंगल आ गया। एक आया लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एक आया रेट ऑफ इंटरेस्ट। लिक्विडिटी प्रेफरेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसने अपनी मनी होल्ड करी, इतनी मनी होल्ड करी। ठीक है, अब क्या हुआ? एक और कर्व आ गया यहाँ पे, कौन सा? मनी सप्लाई। कि भैया गवर्नमेंट का भी तो देखो, यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ मनी है कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। ठीक है, और ये मनी डिमांड हो रही है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये पॉइंट जहां पर आपका मनी सप्लाई, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और इंटरेस्ट का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है। तो कीन्स ने इस नेम को एक तो अलग नाम दिया, क्या नाम दिया? लिक्विडिटी प्रेफरेंस नाम दिया। ठीक है, और दूसरा उसने मनी सप्लाई को भी इसी ग्राफ में लिया। अब एक इसी ग्राफ में एक पॉइंट और बनाता हूं। सपोज कीजिए कि मनी सप्लाई इतना हो जाए, मनी सप्लाई 200 से बढ़ के इतना आ गया, यानी इतना आ गया। अगर मनी सप्लाई यहां तक पहुंच चुका है तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस और इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां पे आ गया? यहां पर आ गया। तो इस पॉइंट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 8%। बोलिए। 8%। 8% हो गया। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया और यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। तो मुझे बता सकते हैं कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया? मनी सप्लाई। लिक्विडिटी प्रेफरेंस सर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। नहीं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस तो चेंज किया ही नहीं हमने, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई। तो अगर सरकार मनी सप्लाई ज्यादा करती है तो लोग
इंटरेस्ट की परवाह नहीं करते। लोग जो हैं इंटरेस्ट की परवाह नहीं करते क्योंकि उनके पास मनी का सप्लाई ज्यादा है। और मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होता है तो गवर्नमेंट मनी सप्लाई के लिए क्या करती है, जरा आंसर दे सकते हैं? कम करती है। कम कर देता है। हाँ, ये ग्राफ बता रहा है आपको कि मनी सप्लाई अगर हम 150 कर दें तो आपका इक्विलिब्रियम जो होगा ये होगा 40%। So which is क्यों? related to inflation also. इन्फ्लेशन भी है, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा करना का मतलब क्या है? Inflation बाजार का का पैसा बैंक में लगा देना, और जो लोन्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? loan Costly कॉस्टलियर हो महंगे हो जाएंगे। कॉस्टलियर हो जाएंगे। तो जब आरबीआई पैसा को रिलीज नहीं करेगा तो फंड की शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, कुछ आ रहा समझ में? जी सर। जिसको ये टॉपिक पक्का करना होगा तो पेशेंस से हाफ आवर कल देना, इसको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है? क्योंकि आपको ए और बी मॉड्यूल तो करना ही करना है, ठीक? सी में तो जितना हो जाए अच्छी बात है, पूरा पूरा पढ़ के जाओगे तो भी क्या आ जाए पता नहीं। कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं, 5-6 मार्क्स तो उससे आ जाएंगे जरूर सॉलिड वाले, लेकिन फिर भी उसमें एनालिटिक मतलब उसमें कॉन्सेप्चुअलिटी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। मतलब आपको एचआर का पूरा सिलेबस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने माइंड में एक प्लेस पे रखना पड़ेगा, तब आप उसका आंसर कर पाएंगे। और ये सर बहुत बड़ा बड़ा केस स्टडीज देते हैं, पढ़ने बहुत में ही बड़ा दिक्कत बड़ा हो जाता है। पढ़ने में दिक्कत, और जब तक आखिरी लाइन पढ़ते हैं ऊपर का भूल जाते हैं क्या बोला था। ठीक है, जिनका लिटरेरी माइंड है वो अच्छा रह सकता है, जिनको पूरी स्टोरी एक बार में याद हो जाती है। ठीक है, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग स्किल होता है। तो यहाँ पे फिर हम बात कर रहे हैं कि जो डिमांड कर्व मनी है वो किसी नॉमिनल इनकम पर, नॉमिनल इनकम का मतलब हो गया एलपी, MS money supply is the money supply curve which is vertical state showing that 200 crore is the money supplied fixed by the monetary authority. It will be seen that a quantity of money demanded equal to the given money supply at 10%. So the money market is in equilibrium at 10, यानी money market में rate उस समय 10% चलेंगे. There will be disequilibrium of rate of interest either higher or lower than 10%. Suppose the rate of interest 12%, supply of money exceeds demand for money. Supply of money exceeds the demand for money. देखते हैं जरा इस ग्राफ को, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखते हैं, 12 वाले परसेंट पे देखते हैं, व्हाइट कलर यूज करता हूं मैं, 12% पे देखते हैं। 12% में क्या हुआ कि आपकी जो मनी जो सप्लाई थी वो ये थी, और बंदे की मनी सप्लाई क्या थी, ये थी। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई जाते हैं तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। किसकी कम हो जाती है? लोगों की। यहाँ देखो, और किसकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है? लोगों की मनी सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन किसकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है? सरकार की, गवर्नमेंट की सर। सरकार की, गवर्नमेंट की, क्योंकि उसका जो एलपी है उससे दूर चला गया। ठीक है, द एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी रिफ्लेक्ट दैट द फैक्ट दैट पीपल डू नॉट वांट टू होल्ड सच मनी मच मनी इन देयर पोर्टफोलियो। तो जब भी, यहाँ देखो, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो रही है, ये सप्लाई हो रही है गवर्नमेंट की और ये सप्लाई है उसकी। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा, देखो, तो सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जो ये पहले एग्जांपल दिया था कि एक्सेस अगर करेंगे, एक्सेस कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे मार्क जा रहा है। द पीपल होल्डिंग एसेट्स इन, सर इस टाइम क्या बैंकों के पास एक्सेस मनी है क्या? मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर रोज घटता ही जा रहा है डिपॉजिट का।
कोई आंसर करो सर की बात का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों घटता जा रहा? मनी फ्लो बढ़ाने के लिए to Market. promote cross selling. सर इस टाइम एक्चुअली लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज्यादा है, इसीलिए लोगों के पास खुद अपना लिक्विडिटी रखना चाहता है। अच्छा चलो ये बताओ, लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज्यादा क्यों कर रखा लोगों ने इस समय? क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है, एडवर्स सिचुएशन है इकोनॉमिक। दो चीजें हैं। इंटरेस्ट रेट कम है सर, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है बैंकों ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम है और दूसरा शेयर मार्केट में नहीं हाँ ये नहीं वो नहीं। ये तो लोगों का उससे इनकम लेना लेवल नहीं है, नॉट रिलेटेड। इनकम लेवल स्टैग्नेंट है। हाई नहीं नहीं खर्च नहीं ज्यादा नहीं, करता है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है सर। नहीं इनकम लेवल बढ़ा है भाई, इनकम लेवल बढ़ा नहीं है क्या? हाँ इनकम ओवर लेवल द बढ़ ईयर गया भाई, हाँ ओवर द ईयर से बढ़े तो हम बढ़े हैं। बढ़ा है ओवर द ईयर तो देख रहे हैं हम लोग। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 6-7% होता था, आज वो 4-5 हो गया है। तो जब मनी सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। दूसरा आरबीआई भी क्रेडिट फ्लो कराना चाहता है, तो आरबीआई ने भी अपना रेपो रेट क्या किया हुआ है? कम किया हुआ है। कम किया हुआ है। तो वो पैसा भी अल्टीमेटली मार्केट में आ रहा है। तो एक तो लोगों का इनकम लेवल थोड़ा ये सैलरी रिवीजन वगैरह से बढ़ा है। दूसरा, अच्छा आप लोग कभी कभी ये कहते हैं कि साहब जिस हिसाब से हमारी सैलरी बढ़ी है, महंगाई उससे ज्यादा बढ़ी है। सही बात है? सही बात बिल्कुल है, सर। हैं? सही नहीं, बात है ऑल बिल्कुल। ऑल टाइम सही नहीं होता है। नहीं सर, वो सर नहीं। इन्फ्लेशन वैसे 7% के वो हिसाब तो से ऐसे बढ़ता है कहना ऑन एन पड़ता एवरेज। है सर। आपने अपने शौक बढ़ा लिए, एनसीएलटी खर्चा सर्विसेज बढ़ रही है ज्यादा सर, होती है। बिल्कुल। आपने अपने खर्चे बढ़ाए, इसलिए महंगा लग रहा है आपको। नहीं सर, आपने अपने खाना तो उतना ही खा रहे हैं सर जितना पहले खाते थे, अभी सिलेंडर महंगा हुआ है। नहीं तो सिलेंडर महंगा हुआ तो नहीं नहीं उस हिसाब सिलेंडर से नहीं सर, खाली सिलेंडर ही तो मैं महंगा हुआ है, नहीं, और अभी कुछ आसान पहले नहीं आप हुआ। पहले सिलेंडर, जितना पेट्रोल। दाल रोटी खाते थे ना, अभी उसको शिफ्ट करके बिरयानी में आ गए। नहीं सर, ये भी बात मैं भी सही। मैं सर मतलब पहले दाल मैं दाल रोटी रोटी खाते थे, अब नहीं आप नहीं सिलेंडर में जो है बिरयानी नहीं बना रहे हैं, तो सर, टाइम तो ज्यादा लगेगा, गैस ज्यादा खर्च होगी। भी दाल सर रोटी खाता हूँ सर। नहीं इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कभी भी नहीं घटेगा, ये रहेगा ही। एक्चुअली हम लोगों ये को तो लगता इन्फ्लेशन है रहेगा, इकोनॉमी का रीजन है। इससे इकोनॉमी में एब्स्ट्रैक्ट। सर इन्फ्लेशन पहले नहीं होगा तो लोग काम धंधा बंद कर देंगे। सर पहले हम 500 रुपए का बिजली का बिल देते थे, अब 5,000 का देते हैं, एसी चलाते हैं, कार चलाते हैं, हाँ, है ना। इसीलिए तो आपको महंगाई लग रही है। इसलिए महंगाई आपने लग रही है। टेलीफोन 45,100 सिर्फ बिजली में खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सैलरी आपकी आज से 10 साल पहले 10,000 थी, आज आपकी 40,000 है। फैमिली में 4 लोग हैं, चारों का मोबाइल का खर्चा सर। मोबाइल का खर्चा कुछ ऐसा खर्चा नहीं है, मोबाइल का खर्चा कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं अब नहीं तो है नहीं है, लेकिन जितना कुछ दिन पहले तो था, है। पहले कुछ साल पहले, अभी मतलब अभी तो कम हो गया ये जब से जियो आया है, जब से, नहीं तो पहले तो था सर। नहीं फिर पहले भी बहुत उतना था। नहीं था भाई यार। नहीं, चलो। अभी तो सर मोबाइल रिचार्ज का खर्चा कम हो गया, लेकिन मोबाइल खरीदने का खर्चा बढ़ गया। हाँ ये बात भी ठीक है। एक साल के अंदर से सेट चेंज करना पड़ रहा है। चलो, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आप आज से 20 साल पहले लोग जाते थे बैंक में कि साहब मेरा एफडी कर दो, उसका रीजन क्या था जरा बताएंगे, आंसर करेंगे? इंटरेस्ट रेट हाई था सर। इंटरेस्ट बिल्कुल रेट हाई। ठीक। और दूसरा रीजन क्या था? बैंकों को लिक्विडिटी चाहिए था, पैसा चाहिए था, डिमांड था। और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सर। सर सिक्योरिटी नहीं, का Amount used to be double. इनकम इतनी सिक्योरिटी। कम थी कि कल को प्रॉब्लम हो जाती उनको तो पैसा कहां से लाते? अगर अगले महीने जॉब नहीं मिलता तो इसलिए पैसा एफडी में रखते थे, सेविंग करते थे लोग। आज क्या है कि सैलरी का लेवल भी इतना हो गया, अगर 10 दिन किसी को जॉब नहीं भी मिलता है ना, तो 20 दिन भी अगर मिल जाता है तो भी अच्छा कमा लेता है। बस उसे क्या है, रोज रात को दावत नहीं करनी है, फिर अपने जो जो उसकी बेसिक नेसेसिटी है, अपनी जो नीड्स है, उसको खर्च करेगा तो उसके हिसाब से सैलरी अच्छी है।
वेजेस भी अच्छा है। एक मजदूर का जो वेजेस है आजकल की डेट में कितना है? 400-500 सिक्स minimum. सेवन 600-700 है नॉर्मली। और आप ये बताओ वो 600-700 खर्चा करता है दिन में? नहीं सर, नहीं सर, कितना करता है? 150, 100, मुश्किल 150, 100 रुपए 100, ज्यादा 50 खाने का रुपए 100 खर्चा नहीं होता उसका दिन भर में। हाँ, वो अलग बात है कि शाम को वो दारू पी ले, वो अलग बात है ना? सही है। तो हर एस्पेक्ट को देखना चाहिए। चलो, हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं। रात को वैसे भी सोना तो है नहीं हमने। सुबह सुबह बैंक 7 चलेगा बजे नहीं क्लास है, हाँ, ठीक है? हाँ, चलो। टू एसेट इकोनॉमी would react to this excess money supply with them by buying bond and thus replace sum of money in their portfolio with bond। तो जो उसके पास एक्सेस मनी थी, मनी का मतलब जो करंट टाइप की कैश होल्डिंग था जो उसके पास, मनी से मतलब होल्डिंग, उस होल्डिंग को डाइवर्ट करता है किस तरफ? बॉन्ड की तरफ। बॉन्ड का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। Since total money supply at a given moment or remain fixed, it cannot be reduced by buying bonds or individual। तो लोगों के बॉन्ड खरीदने से बाजार की मनी कम नहीं हुई, क्योंकि वो तो सप्लाई कर रखा है। Such bond buying spree would lead to the rise in the prices of bond। और जो बॉन्ड बाइंग, अब यहां पे देखना जरा एक बार, इस बात को ध्यान से देखना जरा फिर। बॉन्ड बाइंग यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा करेंगे तो बोलता है बॉन्ड के प्राइस क्या हो जाएंगे? राइज हो जाएंगे। तो क्या कम हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। ये हर जगह देखो, ये इस बुक में वो लिख रहा है प्राइस, राइज प्राइस इन बॉन्ड। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है। और क्यों घटेगा भाई? जब बहुत सारा सप्लाई होगा, बैंक में लोग लाइन लगा के इन्वेस्टमेंट करने के लिए खड़े होंगे, तो बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देगा? कम कर देगा। कम करेगा। और जब बैंक को पैसा चाहिए होता है लोगों से, तो लिखता है 9% पे ले जाओ, लालच देता है। The rise of bond prices means fall of interest rate, as will be seen in the figure 4.2। तो यहीं पे देख लो आप 4.2 फिगर में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कब कम हो रहा है। कोई कलर दूसरा लेना पड़ेगा मेरे को, कलर में येलो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ कम है? यहाँ पे कम है। और ये किस कंडीशन में हो रहा है? कि लोगों के पास क्या ज्यादा आ गया? मनी मनी ज्यादा है। मनी ज्यादा लोगों के पास होगा तो उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, ठीक है? विद द फॉल ऑफ द इंटरेस्ट रेट, 12 हो गया यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। अब ऑन द अदर हैंड का मतलब बिल्कुल उल्टा लगा लो। क्या हो रहा है इसमें कि लोगों के पास द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम। द रेट ऑफ 10% से 8% हो जाए तो उसमें क्या होगा? देयर विल बी एक्सेस डिमांड फॉर मनी एज द रिएक्शन ऑफ दिस एक्सेस डिमांड फॉर मनी पीपल वुड लाइक टू सेल बॉन्ड्स इन। क्योंकि वो फिर क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का मतलब क्या है? यहाँ ये बॉन्ड प्राइस नहीं है, ये बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो उसमें क्या होगा? अपने वो बेचेंगे, भैया क्या यार मजा नहीं आ रहा, ठीक है? ए ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ मनी फॉर, और उस समय मनी का मतलब यहाँ क्या है? करंट अकाउंट, सेविंग बैंक, एक्सेट्रा, ठीक है? द स्टॉक ऑफ मनी रिमेनिंग फिक्स्ड
the attempt by the people to hold more money balance to rate of interest lower than the equilibrium level through sale of bonds. अब वो अपनी मनी का लेवल अपने बॉन्ड को सेल करके रखते हैं, ठीक है, और ओनली कॉज द बॉन्ड प्राइसेस टू फॉल, बॉन्ड प्राइसेस फॉल हो जाते हैं फिर उस कंडीशन में, ठीक है। अब देखो इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो ये एग्जांपल वैसे हमने डिस्कस कर लिया पीछे, क्या हुआ यहाँ पे मनी सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, कम हो गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो गया, कम होगा। मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। अब शिफ्ट आया, जैसे हमारा वहां पे डिमांड सप्लाई डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा था, तो यहाँ पे मनी का डिमांड शिफ्ट होगा। फिगर देखिए कि मनी की सप्लाई यहाँ है, जो ऊपर वाला ग्राफ था उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन दिया था, और उसमें किसको चेंज कर रहे थे, नो बोलो नॉमिनल इनकम, मनी नॉमिनल सप्लाई इनकम, को मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को चेंज, मनी सप्लाई को चेंज कर रहे थे। यहाँ पे मनी सप्लाई नहीं छेड़ रहे, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस चेंज होने से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें क्या इफेक्ट आया। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो पहले ये था रेट, अब ये रेट, ठीक है, पहले ये था रेट, अब ये हो गया। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर पूरा करूंगा मैं आज। द पोजीशन ऑफ मनी डिमांडेड कर डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। आगे आसान है, आगे इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इजी है कि ग्राफ ज्यादा है आगे, तो इसलिए पेशेंस रखो। द पोजीशन ऑफ मनी डिमांडेड कर डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, द लेवल ऑफ इनकम एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट द चेंज इन द बॉन्ड प्राइसेस। एक तो आपका लेवल का इनकम का क्या फर्क पड़ रहा है, दूसरा कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि बॉन्ड के प्राइस आगे फ्यूचर में क्या होंगे, विच इम्प्लाइज अ चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर। भाई बॉन्ड के प्राइसेस चेंज होने का मतलब क्या चेंज होना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन रिवर्स, अगर बॉन्ड प्राइस हाई हो रहा है इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो रहे हैं, बॉन्ड प्राइस लो हो रहा है इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो रहे हैं। as has been explained about the money demand curve is drawn by the assuming a certain level of nominal income। यहाँ पे उन्होंने नॉमिनल इनकम पे बात करी है। विद द इंक्रीज ऑफ द नॉमिनल इनकम, तो नॉमिनल इनकम हुई तो क्या होगा, कौन सा शिफ्ट आएगा, अपवर्ड शिफ्ट। नॉमिनल इनकम विद द इंक्रीज ऑफ द नॉमिनल इनकम, मनी डिमांड ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे LP2 क्या है, यहाँ पे कौन, ये इनकम लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसमें हमने कौन अमीर बताया था, LP2, ठीक है, अभी LP2 क्लियर हो को गया, हाँ अभी क्लियर हो गया ना कि इनकम लेवल बढ़ने पे LP का जो कर्व है वो ऐसे शिफ्ट होता है, और 2 वाले को उसने ज्यादा इनकम वाला बोला हुआ है, ठीक। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, व्हाट कीन कॉल द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो बेसिकली ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व है, जो ये वाला कर्व है, कौन सा कर्व है, डिमांड डिमांड कर्व शिफ्ट होना लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का नाम उसने दिया। कैन ऑल्सो कॉज बाय द चेंज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल रिगार्डिंग द चेंज। एक्सपेक्टेशन जब होती है उससे भी गड़बड़ हो जाता है। इफ सब चेंज इन इवेंट lead to the people of balance to accept higher rate of interest in future than they had previously supposed, the money demanded। तो अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में रेट हायर होंगे तो क्या बोलता है, मनी डिमांड और लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव विल इंक्रीज विच विल ब्रिंग अबाउट द अपवर्ड शिफ्ट इन द मनी डिमांड कर्व। मतलब फ्यूचर में ज्यादा बढ़ेंगे तो वो अभी नहीं रखेगा, अभी FD नहीं करेगा, अभी किस में रखेगा, वो मनी में रखेगा, और फ्यूचर में वो बढ़ाएगा, ठीक है।
अब एक नए साहब आ गए, हिग्स एंड हेंसन। देखो आपने क्लासिकल की बात करी, कीन्स की बात करी, अब आ गए हिग्स हेंसन सिंथेसिस। हिग्स हेंसन सिंथेसिस, अच्छा कोई मुझे बताएगा सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में कोई है यहाँ पे? तैयारी कर मिक्स सर, मिक्स। कंबाइन। ठीक है, हाँ मिक्स करना, सिंथेटिक मीन्स उसमें सिंथेटिक कुछ ऐसी कपड़ा। चीजें मिक्स करना। हाँ, तो इसने क्या किया कि तो दो अलग बंदे थे, आदमी एक ही आदमी, हैं? दो एक ही एक सर आवाज नहीं आता, ऐसे रहता है। संध्यांकर सिंह जी आपका आवाज क्यों नहीं आता? चलो सर मैं चलो कुछ कोई बोल बात ही नहीं, नहीं रहा सर, अरे मैं सॉरी। कुछ बोल ही नहीं रहा सर। सर। ये फिर अब और देखो, दूसरा बोल रहा है सर। नहीं नहीं, संध्यांकर सिंह जी आज बोल नहीं रहते हो, तो उनका आवाज जब बोले तो बिल्कुल साफ आ रहा है, और जब सर क्वेश्चन तो पूछते हैं तो बिना गड़बड़ा बोले आवाज कैसे जाती है सर? सर अजय नवल बोल रहा हूँ सर। जाता। अरे संध्यांकर सिंह जी आप नहीं बोल रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं, अजय नवल जी बोल रहे थे। सर इधर के ठीक है, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है तो हो सकता है अब तक आवाज नहीं पहुंचता हूँ। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम से होता है। आज संध्यांकर सिंह जी का नेटवर्क बिल्कुल मस्त चल रहा है। आज अच्छा है सर। चलो गुड। चलो सिंथेसिस का मतलब होता है मिक्स करना। क्या मिक्स करना? आई एस और एल एम, इनको मिक्स करना। आई एस का मतलब क्या है? इंटरेस्ट वर्सेस सेविंग की बात करता है। एल एम का मतलब क्या है? लिक्विडिटी वर्सेस मनी की बात करता है। कुछ आई बात समझ में? ये थ्योरी जो है, हिग्स हेंसन ने उन दोनों थ्योरी को मिक्स कर दिया। क्या करते हैं? सर जॉन रिचर्ड हिग्स and Alvin Hansen has brought about a synthesis between classical and Keynes theory of interest. Have thereby succeeded the propounded and adequate determination of theory of interest. This involves 3 steps. क्या बोला उन्होंने? पहला तो बोला उन्होंने जो क्लासिकल थ्योरी का, जिसको हम IS कर्व नाम, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में कि उसको कौन सा कर्व बोल। कीन्स ने बनाया, लिक्विडिटी और मनी का बनाया, और इन्होंने क्या किया? दोनों कर्व को मिक्स कर दिया। ठीक है, दोनों कर्व को मिक्स। तो देखते हैं क्या किया इन्होंने। यहां देखिए, इन्होंने दोनों कर्व को मिक्स कर दिया। ठीक है, दोनों कर्व को क्या किया? नहीं, ये तो है IS कर्व, ये कौन सा है? IS कर्व का डिमांड कर्व है, ये LM कर्व है, और ये है वो। ये जो इस समय सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा जिसको हम सिंथेसिस बोल रहे हैं, पूरा जो सिंथेसिस है, उस सिंथेसिस का पूरा स्ट्रक्चर यहां पर है। दोनों चीजें जब उसने ऐड करी तो इस तरह का सीन आया। और इनकम, ये जो वाई वर्ड है, ये इनकम से है। इनकम के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये कर्व बना। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे इसने पहले क्लासिकल थ्योरी को यूज किया और IS कर्व बनाया। ठीक है, IS में देखो, आई का मतलब इनकम। ठीक है, एज द इनकम राइजेस द सेविंग कर्व शिफ्ट टू द राइट, which means that the income rises, the saving also rises. ठीक है, provided the interest remain constant. अगर इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा तो इनकम के हिसाब से सेविंग बढ़ेगी। द अदर कर्व, द इन्वेस्टमेंट कर्व, इज मार्क्ड एज आई। इन इनकम कर्व आई
इट शोज, तो यहाँ पे दो बातें आई, एक आई इनकम और एक आई सेविंग, इसीलिए इसका नाम क्या है, इनकम और सेविंग। क्या नाम है इसका इसीलिए, आईएस कर्व। क्या नाम है इसका, आईएस कर्व, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सेविंग और इनकम को कंबाइन किया एट वेरियस इनकम लेवल। और इसका ग्राफ कहाँ है, the corresponding rate of interest determined by equality of saving and investment on y-axis। तो इसने क्या करा, इनकम कहाँ करी, x पे, और इधर सेविंग किस में करी उसने, y-axis पे। इसका एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये देखो, सेविंग या इन्वेस्टमेंट, सेविंग या इन्वेस्टमेंट। ये जो y वाले क्या है, ये इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट हुआ, और इनकम वर्सेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्होंने क्या करा, इनकम पे बेस्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की हैबिट्स को करा, ये क्लासिकल थ्योरी से उठाया, और इसका नाम क्या दिया इन्होंने, आईएस कर्व दिया, डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व, इंटरेस्ट रेट वर्सेस इनकम। अब यहां पे इन्होंने कौन सा फील्ड ले लिया, इनकम। ऊपर वाले में कौन इनकम कहाँ लिया था उन्होंने, ऊपर वाई लिया था वहां पे, ठीक है। तो आई एस कर्व, और अब कीन्स को यूज करके कौन सा कर्व बनाया उन्होंने, लिक्विडिटी प्रेफरेंस लिया ना उसमें, तो उसमें लिक्विडिटी वर्सेस क्या लिया है, एम का मतलब क्या है, आंसर करो, एम का मतलब क्या है, मनी। 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 यहां से देखो, नाउ द intersection these various liquidity preference curve with the supply curve of money supply fixed by monitoring authority represented by ms money supply would give us the rate of interest which equalize the demand for money liquidity preference to the supply of money of various levels. We observe that the interest rate at which the equilibrium of the liquidity preference and money supply is achieved keeps on increasing the income level groups. All these points intersection are used to plot curve LM. Each LM curve, अब LM देखो कर्व कहाँ है, ये LM कर्व का मतलब इस L के साथ ये M, इस L के साथ, तो मनी सप्लाई तो फिक्स है, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तो डिफरेंट लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे मनी कांस्टेंट सप्लाई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिलेशन, ठीक है। अब इनका ये MM जो है रिलेशन है, उसमें इनकम जो उसने ऊपर ली थी, ये जो इनकम यहाँ ली थी, इस इनकम को उसने नीचे एक्सेस पे रख लिया, इनकम वर्सेस एक्सेस। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इनकम वर्सेस रेट ऑफ इंटरेस्ट लिक्विडिटी प्रेफरेंस के हिसाब से बनाया कीन्स ने, और उसने जो है क्लासिकल में उन्होंने उनकी इनकम लेवल से बनाया, उन्होंने इनकम लेवल से बनाया, इन्होंने प्रेफरेंस से बनाया। तो जो दो कर्व आए बन के, उन कर्वों को दोनों को मिला लिया। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे ये वाला कौन सा कर्व है, आईएस, ये कौन सा स्लोपिंग है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ये कौन सा है, अपवर्ड। अपवर्ड। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ LM कम फ्रॉम कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, इंटरेस्ट रेट वर्सेस इनकम, जो नीचे डबल आएगा। इस लास्ट पैराग्राफ को पढ़ लो बस, जो इसका हुआ है, जहाँ पे ये है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट द
ISLM curve model is to know what brings about shift in LM curve. LM curve में कौन सी चीजें हैं जो शिफ्ट करेंगी? as seen above, the LM curve is drawn with a given stock of money supply. एक LM curve जो है मनी सप्लाई से बनता है. Therefore, when money supply increases, given the liquidity preference function, it will lower at rate of interest at given level of income. This will cause LM curve to shift down to right. On the other hand, money supply reduce होती है अगर given the liquidity preference सब कुछ वही सेम रहे तो क्या होता है? शिफ्ट above और लेफ्ट. तो यहां पर कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है, above का मतलब क्या होता है? लेफ्ट. अब above का मतलब लेफ्ट क्यों है? क्योंकि LM कर्व कैसा बनता है? LM कर्व ऐसा होता है. तो इसके लिए लेफ्ट कौन सा हुआ है? ये. और इसके लिए लेफ्ट ये हुआ तो ये जो बनेगा कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा. ऐसे ही इसके लिए ये बनता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाउन और राइट. तो अबव और लेफ्ट इस कंडीशन में. लेकिन यही बात यहां रिवर्स हो जाती है, ध्यान रखना. अगर आपका कर्व ऐसा है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? लेफ्ट. और अप होगा डाउन होगा? ये डाउन होगा सर. डाउन. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो आपका ये वाला कर्व होता है जिसको हम IS बोलते हैं, IS वाले में लेफ्ट का मतलब डाउन है और राइट का मतलब क्या है? अप. लेकिन LM जो दूसरा वाला कर्व है उसमें क्या है? अगर आप इधर को राइट जा रहे हैं तो राइट का मतलब क्या है? डाउन. लेफ्ट का मतलब अप. कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है वो कि किस तरह शिफ्ट होगा. कंबाइनिंग में देख लो तो उसने क्या किया? LM कर्व में कौन कौन से वेरिएबल है? इनकम वर्सेस रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. We note that IS curve which represent the classical theory slopes downward while LM curve which represent Keynes theory moves upward. तो यहाँ पर क्या है? पहला वाला बोला उसने, जो IS कर्व है उसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड है, ऐसा है IS. LM कर्व का कैसा है? ऐसा है. उसका स्लोप कैसा है? अपवर्ड. द इंटरसेक्शन ऑफ दी टू कर्व्स रिप्रेजेंट द सिंथेसिस ऑफ टू थ्योरी. ये पॉइंट ऐसा है जहां दो थ्योरियों के रिजल्ट मिलते हैं. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज कर्व इज रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर क्वेश्चन आएगा ISLM कर्व में एक्स एक्सेस पे क्या होता है, क्या आंसर करेंगे आप? इनकम. 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 वाई का मतलब इनकम है. Thus, a determinate theory of interest based on the investment demand function. यानी इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? एक तो इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, दूसरा सेविंग फंक्शन, तीसरा लिक्विडिटी प्रेफरेंस और फोर्थ क्या है? क्वांटिटी ऑफ मनी. कितने फैक्टर इन्वॉल्व हो गए देख लो. एक तो हुआ इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, दूसरा हुआ सेविंग फंक्शन. इन्वेस्टमेंट डिमांड कौन करता है? बैंक. सेविंग फंक्शन कौन करता है? बैंक. पब्लिक. लिक्विडिटी प्रेफरेंस किसकी होती है? पब्लिक. मनी सप्लाई किसका होता है? गवर्नमेंट. तो उन्होंने क्या करा? बैंक क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक क्या कर रही है और कैसा चाहती है. जब हम चारों फैक्टर एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है वो कैसा निकलेगा? अच्छा निकलेगा, खराब निकलेगा? बोलो. अब तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा आपका.
सर इक्विलिब्रियम आएगा ना? हम्म, जहाँ डॉक्टर की फीस 2000 की हुई। चलो हाँ, क्या पूछा था? सॉरी, मैं यूट्यूब में कमेंट देखा। हाँ, क्या बोले थे? सर इक्विलिब्रियम आएगा ना? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? सर रेट चारों ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर कंसीडर करके रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा आएगा? ज्यादा आएगा, अच्छा आएगा ना खराब आएगा? अच्छा हाँ, बेस्ट आएगा, वही इक्विलिब्रियम आएगा। जो आप आंसर कर रहे हैं वही आएगा। मतलब वो ना तो हाइपर है ना लोअर है। We see, therefore, the according the Higgs and Hansen, both monetary and real factor, namely productive thrift and monetary factor, that is the demand for money, liquidity preference, and supply of money play a part determining the rate of factor. Any change in these factor will cause the shift of IL. Well, तो कौन कौन से फैक्टर है देखना है? We see therefore that according to Higgs and Hansen, both monetary and real factor, namely productive thrift. थ्रिफ्ट क्या होता है, कोई बताएगा? थ्रिफ्ट क्या होता है? सेविंग और बोरोविंग की हैबिट को थ्रिफ्ट बोलते हैं। आपने देखा हो बैंकों की सोसाइटियां चलती हैं, थ्रिफ्ट सोसाइटी, क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी सुना? थ्रिफ्ट फंड होता है। हाँ, थ्रिफ्ट फंड भी होते हैं सर। तो हिग्स एंड हेंसन ने बोला बोथ मॉनेटरी एंड रियल फैक्टर, नेमली प्रोडक्टिव थ्रिफ्ट एंड मॉनेटरी फैक्टर, that is the demand for money, liquidity preference, supply of money, तो liquidity preference, supply of money, और ये जो फैक्टर हैं ये सब मिला करके एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करते हैं। गवर्नमेंट मनी सप्लाई करती है, पब्लिक की लिक्विडिटी प्रेफरेंस होती है, पब्लिक का सेविंग होता है, बैंक का इन्वेस्टमेंट डिमांड होता है। चलो क्वेश्चन आंसर करो। पिक ऑड मैन आउट। मनी मनी मनी। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। रेंट किसका होता है? इनकम इनकम प्रॉपर्टी का। वेजेस किसके होते हैं? लेबर के। लेबर इंटरेस्ट किसका होता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का डिविडेंड हो जाता है, ठीक है? तो मनी नहीं है। जेएम सर इसको ऐसे भी समझाया जा सकता है कि ये मनी को छोड़ के बाकी तीन पेमेंट है, लेकिन मनी पेमेंट टर्म्स नहीं है। मनी पेमेंट और रिसीव दोनों है, ऐसा कह सकते हैं। मनी रिप्रेजेंट करती है तीनों को, ठीक है भाई। मनी जो है रेंट के रूप में आ सकती है, वेजेस के फॉर्म में आ सकती है, इंटरेस्ट के फॉर्म में आ सकती है। चलो, अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस आर, बहुत सिंपल, इन्वर्सली इनवर्सली। Keynes explained interest in terms of purely मॉनेटरी फोर्सेस। मॉनेटरी मॉनेटरी फोर्सेस। बिल्कुल, उसने कहा जब तक आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि क्लासिकल में इसका बात नहीं हुआ था। इनिशियल एलएम कर, एलएम का मतलब क्या है? प्रेफरेंस लिक्विडिटी लिक्विडिटी एंड मनी। सेकंड वाला लिक्विडिटी प्रेफरेंस पीपल की, एंड मनी सप्लाई और मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम। ये बनना था ऐसा, ये वाला ग्राफ। आईएस कर्व कौन सी थ्योरी से निकलता है? क्लासिकल थी। क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल ठीक है। एलएम कर्व डिराइव्ड फ्रॉम Keynes Keynesian liquidity preference theory। और हिग्स हैंसन combined
नेक्स्ट है combined thing. सिंथेसाइज थ्योरी सर। अच्छा, कंबाइंड वाले उसमें कितने फैक्टर यूज होते हैं? 4 सर रियल हाँ। फैक्टर एंड मॉनेटरी फैक्टर। ठीक है। अच्छा चलो एक और आंसर दो, ये कीन्स वाले में कौन कौन से फैक्टर यूज होते हैं? rate of interest, लिक्विडिटी और मनी। लिक्विड रिजर्व एंड मनी रेट ऑफ सप्लाई। इंटरेस्ट तो वो एक स्केल है, फैक्टर कौन से यूज होते हैं? लिक्विडिटी, प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई। ठीक है। और क्लासिकल में क्या होते हैं? इंटरेस्ट Minus इन्वेस्ट Saving. सेविंग्स और इनकम। इनकम और इनकम एंड income सेविंग। or saving. इनकम था या वो था डिमांड? इंटरेस्ट नहीं सर, इनकम एंड सेविंग आईएस का है ना। सेविंग है सर। ये देखो ना, 4 चीजें बताई ना मैंने। ये तो है किसका वाला, ये दोनों कीन्स का है भाई, मनी सप्लाई और लिक्विडिटी प्रेफरेंस। और ये 2 फैक्टर बैंक और, तो बैंक का मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया और पब्लिक की सेविंग। बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए और सेविंग के लिए, दोनों में से कौन सा प्रेफरेंस ले रहे हैं? चलिए जी, ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हुआ। कल सुबह का जो है 2 टॉपिक कल 1 गो में पूरे करूंगा 7 to 9 के आसपास, और वो रिवीजन टॉपिक है। रिवीजन टॉपिक है, जो लोग सुबह उठने में आलस करते हैं वो लोग अभी पढ़ सकते हैं कुछ, और मैं कल जो लूँगा खासकर से वो लोग जरूर रहना जो लोग ने पहली बार टॉपिक नहीं लिया है, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। ठीक है, कोशिश करूँगा, लंबा टॉपिक है लेकिन कोशिश करूँगा मैं कल इसको कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, सर क्लियर है? टाइम कितना? 7 बजे? 7 to 9। ओके। जो लोग प्रॉपर उठ नहीं पाएंगे, उन्होंने क्लास ले रखा है, वो कम से कम कान में लगा लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि इस बार एग्जाम में क्या होने वाला है, एग्जाम में ये होने वाला है कि पढ़ा हुआ तो पूरा आया था लेकिन वहां बना नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच जो यूट्यूब में भी आए। गुड नाइट सर। गुड नाइट। यूट्यूब में कोई ऐसा तो नहीं है जिसने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया? चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना भैया। ठीक है, कोई गुड नाइट।